रामदेव बाबू को बहुत ही अच्छा आदत था। वह सुबह सुबह उठकर अपना काम निपटा कर वह बाग बगीचों की सफाई भी कर दिया करते थे। और तो और अपने बेटे बहू के बच्चों के साथ थोड़ा बहुत और भी समय भी बिता दिया करते थे। लेकिन वो इनकी खुशी ज़्यादा दिनों तक टिकने नहीं वाली थी। तो दोस्तों, यह स्टोरी सुनने से पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। रामदेव बाबू अपने इकलौते बेटे बंटी और अपनी बहू के साथ रह रहे थे। उनके पोता पोती भी थे। वो उनके साथ भी समय व्यतीत अच्छे से कर रहे थे। रामदेव बाबू के इतने अच्छे संस्कार थे कि बेटा बंटी उनकी संस्कारों पर खड़ी उतरा था, क्योंकि उनकी परवरिश ही ऐसी थी। और तो और वे तो और लोगों को भी मदद कर दिया करते थे, क्योंकि रामदेव बाबा के घर में कोई भी चीज़ की कमी नहीं थी। रामदेव जी बहुत ही अच्छे आदमी थे। वह लोगों की मदद भी करते थे, पैसों से भी और शारीरिक रूप से भी। वह अपने बच्चों को भी वही शिक्षा दिए थे। बंटी भी वैसा ही करता था। और उनकी पत्नी भी आई तो बहुत ही अच्छी, घर को मंदिर जैसा स्वर्ग जैसा बना कर रखी थी। सुबह में वह भी उठती थी, लेकिन सबसे पहले घर में रामदेव जी ही उठ जाया करते थे। रामदेव जी को सुबह में उठकर सब अपने काम करके बाग बगीचे की सफाई करते थे। तब सभी घर वाले उठ जाया करते थे और फिर रूटीन के हिसाब से सुबह में चाय, फिर नाश्ता, फिर दोपहर का खाना, शाम का चाय, फिर रात का खाना। इसी प्रकार से समय बीतता था। लेकिन बीच बीच में बंटी अपने पिताजी को घुमाने फिराने के लिए बाहर भी ले जाया करता था, लेकिन अकेले नहीं, अपने पूरे परिवार के साथ। कभी भी संडे को छुट्टियां होती थी तो कभी कहीं तो कभी कहीं, कभी पार्क में तो कभी मंदिर में ले जाया ही करता था। यह सब रामदेव जी को बहुत ही अच्छा लगता था। वो अपने बेटे बहू और पोते को अकबलाए लेते हुए बोलते हैं कि किसी की नज़र न लगे मेरे परिवार को। भगवान से जैसे मैंने बेटा मांगा था, बहू मांगा था, वैसा ही मिला है। इसी प्रकार से दिन व्यतीत हो रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा हो जाता है कि रामदेव जी कभी सपने में भी नहीं सोचे थे। वे लोग एक दिन संडे को पार्क से होकर आ ही रहे होते हैं कि उनके बस का एक्सीडेंट हो जाता है। और उसी बीच में रामदेव जी के बेटा बंटी घायल हो जाता है। उसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया जाता है। उसमें उनके पोते पोती को भी चोट, बहू को भी चोट और रामदेव जी को भी चोट लगा था। लेकिन बंटी को ज़्यादा ही चोट लग गया था, जिसकी वजह से वह दम तोड़ देता है और भगवान के प्यारा हो जाता है। अभी तक तो रामदेव जी को, ना ही उनकी पत्नी को, किसी को भी नहीं पता था कि बंटी इस दुनिया में नहीं रहा। इलाज चलता है, 10 से 15 दिन होता है अस्पताल में। वे एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर उन्हें क्या कहता कि इसलिए क्योंकि अभी रामदेव जी की तबीयत ठीक नहीं हुई थी। अगर उन्हें बता दिया जाता कि उनका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा तो वे सदमे में आ जाते, इसलिए उनको अभी नहीं बताया गया। और इधर बंटी को भी बर्फ में रखा गया था, क्योंकि उनको अभी तक लावारिस नहीं बता सकते थे, उनका परिवार था। इसलिए 10 से 12 दिन जब हो जाता है, जब सब स्वस्थ हो जाते हैं, तो उनको सब बताया जाता है। यह दुर्घटना सुनकर उनकी हालत और भी खराब होने जाती है। लेकिन यह सब के बीच भी उनका कर्म करके फिर जब घर जाते हैं और घर में सुनना सुना पाते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ था उनका इकलौता बेटा बंटी ही तो था। उन्हीं से तो उनका परिवार पूरा होता था। उनके बच्चे रोते हैं, मेरे पापा कहाँ हैं? रामदेव जी आखिर क्या समझाते? वह बोलते कि पिताजी अभी किसी काम से बाहर गए हैं, आ जाएंगे, क्योंकि बच्चे तो अभी बहुत छोटे थे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। उनकी पत्नी भी बहुत रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। इसलिए रामदेव जी अपनी बहू और दोनों बच्चों को उनके ननिहाल भेज देते हैं। शायद बच्चे को भी मन वहाँ लग जाएगा, पिताजी को नहीं खोजेंगे और बहू भी अपने माँ बाप के साथ शायद अपना दुख बांट सके, उनके साथ कुछ पल अच्छे बिता सके, इसलिए भेज लिए। बहू तो जाने को तैयार नहीं थी, क्योंकि जानती थी कि पिताजी अकेले घर में कभी भी नहीं रहे हैं। क्योंकि कभी भी रामदेव जी अगर उनको बहू को अपने मायका भेजती थी तो बंटी उस समय उनके साथ सेवा करने के लिए रहता था। लेकिन अब कौन है, इसलिए बहू नहीं जाना चाहती थी। लेकिन फिर बहुत बोलने के बाद वह एक नौकर जो रामू था घर में, उसके भरोसे छोड़कर जाती है। रामू को कहती है कि जब तक मैं मायके में रहूँगी आप ही को ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए वह नौकर को कहकर चला जाता है।
रामदेव जी बहुत ही दुखी हो जाते हैं। वह घर में अकेले रहते हैं। वे उसी प्रकार से सुबह में उठते, बाग बगीचे की सफाई करते, लेकिन घर सुनना सुनना। उन्हें अभी तक ठीक समझ में नहीं आ रहा था कि यह अचानक कैसे हो गया, मेरी ही नज़र मेरे परिवार में कैसे लग गई। यह सब सोचते सोचते उन्हें कब आँख लग गया पता ही नहीं चला। इसी तरह वक्त बीत रहा था, लेकिन अब क्या था, अभी तो बहू की भी जिंदगी पूरी पड़ी हुई थी। बहू भी इधर मायके में ही सेट हो गई। वह ससुराल तो आना चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता नहीं आने देना चाहते थे। बच्चों को हॉस्टल भेज दिया गया कि अपने पिताजी के रुख कभी देख ही ना पाएंगे, इसलिए बच्चे हॉस्टल में रहने लगे। कुछ समय तो वहाँ बच्चे को एडजस्ट करने में लगा, लेकिन फिर वह धीरे धीरे एडजस्ट हो गए। और अगर कभी भी बात करने के लिए होता तो कोई ना कोई बात कर लेता था पिताजी की आवाज़ बनाकर। बच्चे कहते थे यह तो पिताजी की आवाज़ नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी किसी तरह बच्चे को समझा दिया जाता था। इसी तरह वक्त बीत रहा था। इधर बहू भी जॉब करने लगी थी, क्योंकि घर में रहते रहते वह भी उब गई थी और ससुराल उसे तो जाने नहीं दिया जा रहा था। इधर रामदेव जी भी अब इस घर में अकेले रह गए थे। उनका घर वीरान हो चुका था, इसलिए वह रामू को ही अपना घर सौंप देते हैं। यानी कि रामू के पूरा परिवार, उनकी पत्नी, बच्चे यहीं आकर रहने लगते हैं और रामदेव बाजी अपना उसी तरह से दिन व्यतीत कर रहे थे। अब रामदेव जी अपने बच्चों के बारे में सोचते और रामू के बच्चे को थोड़ा बहुत उनके साथ समय व्यतीत कर लेते थे। उन्हीं के साथ समय व्यतीत करते करते वक्त बीतते गया और कुछ सालों के बाद दोनों बच्चे बड़े हो गए हॉस्टल में। अब उन्हें पता चल गया था कि उनके पिताजी इस दुनिया में नहीं है और वे अपने माँ को बहुत ही मिस करते थे। इसलिए हॉस्टल की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद अपने माँ के साथ ही आकर रहने लगे। अब बहू भी न मायके में रहती थी न ससुराल में रहती थी। वह जहाँ जॉब करती थी वहीं रहती थी, इसलिए बच्चे भी वहीं पर रहकर पढ़ाई करने लगे और दोनों बहुत ही बड़े ऑफिसर बन गए। दोनों बच्चे पढ़ लिख लिए। अब दोनों की शादी ब्याह की बारी थी। बहू अब अपना ससुराल जाना चाहती थी, लेकिन मायके वाले नहीं जाने देते थे, इसलिए वह न मायका जाना चाहती थी और न ससुराल। जब बेटी प्रीति की शादी के लिए बहू ने रामदेव जी को फ़ोन किया तो वह तुरंत आने के लिए सोचे, लेकिन उनकी हड्डियों में भी अब जान नहीं था और यह बात बहू जानती थी, इसलिए वह गाड़ी भेज दी थी और जैसे मायके वाले भी आ गए थे। प्रीति की शादी धूमधाम से करवा दी गई। रामदेव जी बोले, बहू अब अपना घर चलो, अब पोते की शादी उसी घर से करना। लेकिन मायके वाले नहीं मान रहे थे। बहुत कहने के बाद प्रीति की शादी के बाद बहू तैयार भी हो गई। उनकी शादी, अपने बेटे की शादी उसी घर से की और फिर उसके बाद फिर अपने मायके आकर रहने लगी। रामदेव जी खूब बोले, लेकिन वह बोली नहीं, मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि मेरे मायके वालों का भी मन नहीं है और मैं भी अब इनके बिना यह घर सुनना लगता है। मैं इस घर में आती हूँ तो याद आती है। मैं अब जहाँ पर अपनी संस्था, अपनी जॉब कर रही हूँ वहीं पर रहूँगी। मुझे वहाँ किसी चीज़ की दुख नहीं है। और जहाँ तक ये घर वीरान का है, अब आपके पोते और पोते बहू आ गए हैं, उनसे घर आपका चहल पहल होगा। रामदेव जी इस बात पे भी खुश हो जाते हैं। फिर से एक बार उनका घर चहल पहल हो जाता है। साल भर के अंदर एक खुशखबरी मिलती है और जुड़वा बेटों ने जन्म ले लेते हैं। फिर से घर में चहल पहल हो जाता है। रामदेव जी फिर से अपने आंखों में आंसू भर के अपने बेटे बंटी के साथ फोटो के सामने खड़े होकर बोलते हैं, तुम्हारा वारिस मुझे फिर से वारिस दे दिया है। मेरी फिर से सुन्नी घर में किलकारियाँ गूंज रही है, लेकिन तुम बहुत याद आते हो। अब मेरी भी जिंदगी कुछ ही दिनों की है। मैं बस तुम्हारे बच्चों के बच्चों को देखना चाह रहा था। दोनों बच्चे तुम्हारे अच्छे घर में बस गए हैं, दोनों की ज़िंदगी अच्छी चल रही है। इतना ही कहकर वह भी दम तोड़ देते हैं और उनका भी समय व्यतीत हो जाता है इस घर में। जो राम नौकर के रूप में घर में रह रहा था, उसे भी रामदेव जी एक हिस्सा दे देते हैं, क्योंकि वह भी तो बेटे की तरह उनकी सेवा पानी किया। रामदेव जी का घर उसी प्रकार से संस्कारों से, खुशियों से भरा पड़ा था, क्योंकि रामदेव जी के चले जाने के बाद बेटे के पोते ने बहुत ही अच्छे से अपने संस्कार को नहीं भूलने दिया। वह फिर से अपने गरीबों की मदद करता, धन से भी और शारीरिक रूप से भी। वो अपने दादाजी के वसीयत को बहुत अच्छे से संभाल कर रखा था। तो दोस्तों, यह स्टोरी अगर सचमुच अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।